Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to proceed chapter number 7, a visit to Cambridge. इस स्टोरी में हमने देखा अभी तक कि जो नरेटर हैं फिरदौस कांगा वो इंग्लैंड गए हुए हैं, एक टूर पर हैं और वहाँ पर जाकर जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जिन चीज़ों को देखा है उसको पेन के रूप में राइट डाउन करना चाहते हैं और इंग्लैंड के बारे में उनका क्या ख्याल था, वो क्या सोचते थे, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर नरेट किया है। अभी तक उनकी जो पहले सोच थी स्टूअर्ट से पहले, वो ये सोचते थे कि इंग्लैंड की जो पहचान है वो कैम्ब्रिज से होती है। कैम्ब्रिज को इंग्लैंड का मेटाफर उन्होंने माना है और मेटाफर के बारे में हमने देखा था डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। इट मीन्स इंग्लैंड जो है वो क्या है, कैम्ब्रिज है। इट मीन्स कैम्ब्रिज से ही इंग्लैंड की पहचान होती है, वो ऐसा सोचते थे। जब वॉकिंग टूर पर थे उनके साथ उनका गाइड भी था और एकाएक उनका जो गाइड है वो स्टीफन हॉकिंस के बारे में मेंशन करता है और जब स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुनते हैं तो उनका जो माइंड है फ्लैश कर जाता है कि अरे ये इंग्लैंड के रहने वाले स्टीफन हॉकिंस है और जो इनका शुमार होता है वो एक महान साइंटिस्ट में होता है। इस अर्थ पर अगर महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो इसाक न्यूटन का आता है और इसाक न्यूटन के बाद अगर उनके सक्सेसर की बात की जाए, उनके बाद दूसरे ग्रेट साइंटिस्ट की बात की जाए तो उसमें हम स्टीफन हॉकिंस को शामिल कर सकते हैं और उन्हें समझ में आता है कि नहीं, इंग्लैंड की जो पहचान है वो सिर्फ कैम्ब्रिज से नहीं होती, बट स्टीफन हॉकिंस भी यहाँ के रहने वाले हैं। तो जब उनके बारे में सुनते हैं तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि जब मैं इस टूर पर आया हुआ हूँ तो क्यों ना मैं स्टीफन हॉकिंस से मिलूँ और उनसे कुछ बातें करूँ। तो जब वॉकिंग टूर उनका कंप्लीट होता है तो फ़ौरन जाते हैं फ़ोन बूथ के पास और वहाँ से फ़ोन करते हैं उनके घर पर और उनके असिस्टेंट बताते हैं कि जी क्या है। तब वो बताते हैं कि वो स्टीफन हॉकिंस से मिलना चाहते हैं और अगर उन्हें 10 मिनट्स का भी टाइम दिया गया तो वो उनका काम हो जाएगा। तो जो स्टीफन हॉकिंस के असिस्टेंट्स हैं वो उन्हें अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट जो है हाफ एन आवर्स के लिए मिलेगा, 3:30 to 4। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आइए उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। अब यहाँ पर आगे फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि जब उनका असिस्टेंट मुझे बताता है कि आपको हाफ एन आवर मिलेगा उनसे बात करने के लिए, तो अचानक मैं अंदर से बिल्कुल वीक महसूस करता हूँ। क्यों वीक महसूस करता हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था वो एक महान, एक ग्रेट साइंटिस्ट से बात करने वाले हैं, उनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन उनके माइंड में अराइज हो रहे थे और उनको नहीं समझ में आ रहा था कैसे उनके सामने वो फील करेंगे, इसलिए वो अंदर ही अंदर वीक महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। अब आगे वो शेयर करते हैं कि जब आप डिसेबल्ड होकर ग्रो करते हैं तो बहुत से लोग आपके सामने मिलेंगे जो आपके ऊपर सिंपैथी दिखाएंगे, आपको सिंपैथाइज करेंगे कि ब्रेव बने रहो, बहादुर रहो। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। ऐसा करें कि इस तरीके से करेज दिखाते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका कोई करेज अकाउंट है जिसमें से आप चेक डालकर करेज को निकालना चाहते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि जब कोई वीक होता है, फिज़िकली वीक होता है, बॉडली वीक होता है, तो होता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिंपैथी रखते हैं उस पर्सन के। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रोंगर इज सेइंग समथिंग लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। अब यहाँ पर फिरदौस कांगा क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ही चीज़ है जो आपको स्ट्रोंगर बना सकती है, आपके अंदर करेज पैदा कर सकती है। वो क्या है, कह रहे हैं कि जब आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो बिल्कुल आप ही के जैसा हो और उसने आपसे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ अचीव की हो, तब वहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि मैं तो यहीं पर हूँ बट मेरे ही जैसा ये पर्सन है, इसने कितना ज़्यादा मुझसे अचीव कर लिया। तब आपको एहसास होगा, वहाँ पर आपको करेज मिलेगा और फिर वहीं से आप और कुछ अपनी ज़िंदगी में पाने की चाहत में निकलेंगे। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर
देन यू एवर थॉट यू कुड। और फिर आगे बता रहे हैं तब आपको ये एहसास होगा और ये सोचेंगे कि अभी तक जिसको मैंने डेस्टिनी मान ली थी, एक एंड पॉइंट मान ली थी, ये एंड पॉइंट मेरे लिए नहीं है, मैं इसके आगे भी और बहुत कुछ कर सकता हूँ। तब आप और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और ये जो चीज़ होगी ऐसे पर्सन को देखने पर, तब आपके अंदर वो करेज आएगी, वो हिम्मत आएगी और आप अंदर से और ज़्यादा स्ट्रोंगर फील करेंगे। ये फिरदौस कांगा का ख्याल। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। आई हैवेंट बीन ब्रेव सेड इज डिसएम्बोडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून। अब देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो फिरदौस कांगा का जो बातचीत चल रही है स्टीफन हॉकिंस के साथ, वो उनसे पूछते हैं इस बात के बारे में। तो स्टीफन हॉकिंस क्या बताते हैं, आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं ब्रेव नहीं था, स्टार्टिंग में ब्रेव नहीं था। सेड इज डिसएम्बोडीड, डिसएम्बोडीड मीन्स ऐसी बॉडी जो ऐसा पार्ट जो बॉडी से ना लगा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक देखा जो स्टीफन हॉकिंस थे वो इस तरह से पैरालाइज थे कि उनका बॉडी का कोई भी पार्ट्स मूव नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट उनकी जो फिंगर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती थी। और वो उनको कोई फीलिंग, अपने अंदर की फीलिंग को बताना होता, कोई थॉट्स को बताना होता, तो वो कंप्यूटर स्क्रीन की हेल्प से ही बताते थे। तो यहाँ पर जब कोई क्वेश्चन उनसे पूछता तो वो सिंपली क्या करते, कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते, उसके बाद जो आंसर है जो टाइप करते वो रिफ्लेक्स हो जाता इनके अपोजिट जो पर्सन बैठा होता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डिसएम्बोडीड कंप्यूटर वॉइस थी वहाँ से क्या आंसर निकलता है, आई हैवेंट बीन ब्रेव द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिविटी विद द रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस। अब यहाँ पर जो नरेटर है फिरदौस कांगा वो क्या कह रहे हैं, श्योरली आई वांटेड टू, कह रहे हैं कि श्योरली बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहता था कि आपकी जिस तरह की बॉडी है आप बिल्कुल पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हैं। एक इंसान जब पैरालाइज होता है तो वो उसे हमेशा दूसरे का हेल्प चाहिए, वो दूसरे की हेल्प से ही अपने कामों को कर सकता है। बट आप भी उसी तरह से पैरालाइज थे, बट आपने दूसरे की हेल्प की बजाय आपने किस तरीके से रहना सोचा, क्रिएटिव वे में रहना सोचा, आपने उसको चूज़ किया। कोई दूसरा इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। ये तो आपकी पर्सनल चॉइस थी कि आपने इस तरह से पैरालाइज होते हुए भी क्रिएटिव वे को चुना। बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। आगे फिरदौस कांगा कह रहे हैं मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे गिल्टी महसूस हो रही थी। क्यों गिल्टी महसूस हो रही थी? क्योंकि मैं बार बार उनसे क्वेश्चन कर रहा था और उन क्वेश्चन का आंसर वो अपनी फिंगर्स की हेल्प से टाइप कर रहे थे स्क्रीन पर, और फिर वो आंसर मेरे सामने आ रहे थे। और चूँकि वो पूरी तरीके से पैरालाइज थे, उनकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, इसलिए काफ़ी दिक्कत होती थी उन्हें आंसर देने में। और जब मैं उन्हें ऐसे देख रहा था तो मेरे अंदर एक सिंपैथी आ रही थी कि मैं क्यों इन्हें बार बार परेशान कर रहा हूँ, why I am making him to work. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछता तो फ़ौरन क्या करते, उनके हैंड्स में जो स्विच लगी हुई थी, छोटी सी लिटिल स्विच थी, उसकी हेल्प से क्या करते, कंप्यूटर पर कोई वर्ड को टाइप करते। और किस तरीके से टाइप करते, कह रहे कि उनकी जो फिंगर्स थी बिल्कुल पेल फिंगर, ऐसी फिंगर जो ये कह लें बिल्कुल डेड जैसी दिख रही थी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से पैरालाइज थे, मूव नहीं कर पा रहे थे और फिंगर भी उनकी सही से वर्क नहीं कर रही थी। बट जितना भी था वो बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ वो टाइप कर पा रहे थे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं there he was typing at the little switch in his hand. Even so often his eyes would shut in frustrated exhaustion. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अक्सर मैं देखता कि उनकी जो आँख हैं वो फ्रस्ट्रेशन में बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाती, या ये कह लें बिल्कुल ऐसा लगता कि जैसे वो बहुत थक चुके हैं, और इस तरीके से टाइम पर वो अपनी आंखों को बंद कर लेते, जिससे सामने वालों को फील होता कि ये बिल्कुल थके हुए हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बयान्ड विद
thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. अब यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और कह रहे हैं कि मैं उनके सामने बैठा हुआ इस चीज़ को महसूस कर सकता था कि वो अंदर से कितनी ज़्यादा एंग्विश थे, कितनी सफरिंग में थे, कितने पेन में थे. द माइंड बियॉन्ड विथ थॉट, बियॉन्ड देखिए साइड में मीनिंग लिखी हुई है, इंटेंसिवली एक्टिव एंड वाइब्रेंट. हम जानते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उनका माइंड हमेशा एक्टिव रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते थे. तो कह रहे हैं कि जो भी थॉट्स निकलती वो एक फ्रोजन फ्रेजेस के रूप में, फ्रोजन सेंटेंस के रूप में निकलती. क्यों फ्रोजन सेंटेंस के रूप में निकलती? क्योंकि वो जो कुछ भी बोलते वो स्क्रीन पर जो टाइप करते वही जो उनके अपोजिट पर्सन बैठा होता उस तक पहुंचती, और उसमें कोई इमोशन नहीं होता. इट मीन्स जो भी बात वो कन्वे करते उसमें कोई इमोशन नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होता. इसीलिए यहाँ पर बोला गया है जो भी वो सेंटेंस यूज़ करते हैं, फ्रेज यूज़ करते हैं, वो कैसा होता है, फ्रोजन होता है. और इस तरीके से जैसे कोई कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, जिस तरीके से बिल्कुल डेड बॉडी होती है, बिल्कुल स्टिफ शांत होती है, ठीक उसी तरीके से उनके सेंटेंस भी लग रहे थे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? अब नेक्स्ट मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ. फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि मैं उनसे क्वेश्चन किया. A lot of people seem to think, बहुत सारे लोग हैं सोचते हुए दिखते हैं कि दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी. क्रोनिकली मीन्स इसका रिलेशन जो है टाइम से है, कि हर समय वो अनहैप्पी रहते हैं. बहुत से लोगों की ये सोच है कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो हमेशा कैसे दिखते हैं, वो सैड रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं. आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ. आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड. तो आगे क्वेश्चन कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सही नहीं है. आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड, क्या अक्सर अंदर हंसते रहते हैं, अंदर से हंसते रहते हैं, बाहर से तो पता नहीं चलता, बट क्या जब कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या आप अंदर से हंसते रहते हैं. अब क्या रिप्लाई आता है उसे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, नाउ वी आर टर्मिनेटिंग द क्लास. अस्सलाम वालेकुम.